अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन का अमल होना है तो उसके अंदर कौन से बॉडी के पार्ट जो है वो टेक पार्ट करते हैं, तो उसको हम जो है वो आज पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 है। हम स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी कंपोनेंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन के एक जो कोऑर्डिनेशन का एक अमल होता है उसके अंदर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो हिस्सा लेते हैं या कौन कौन से जो बॉडी के पार्ट जो है वो टेक पार्ट करेंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स। ठीक है, एक जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारे पास है स्टिमुलस, दूसरा हमारे पास है रिसेप्टर, थर्ड हमारे पास है कोऑर्डिनेटर और फोर्थ हमारे पास है इफेक्टर और लास्ट वन है हमारे पास रिस्पांस। ठीक है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पांस, ये 5 चीज़ें जो है मिलके काम करती हैं, तो फिर जाके कोई एक कोऑर्डिनेशन का अमल जो है हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है। तो इनको हम बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं कि स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पांस जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है उसका नाम जो है वो स्टिमुलाई है। अब स्टिमुलाई जो है हमारे पास क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो स्टिमुलाई जो है उसको सिंगुलर जो है हम स्टिमुलस भी कहते हैं। ठीक है, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल विच कैन प्रोवेक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो कहते हैं ऐसी कोई भी चेंज जो कि इन्वायरमेंट में आएगी, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मतलब बॉडी के बाहर वाले इन्वायरमेंट में भी वो चेंज हो सकती है और बॉडी के अंदर से भी चेंज हो सकती है। विच कैन प्रोवेक, जो कि एक तब्दीली लेके आएगी एज ए रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके बाहर वाले माहौल के अंदर कोई तब्दीली आ रही है या उसकी बॉडी के अंदर से कोई तब्दीली आ रही है जो बॉडी को रिस्पॉन्स देने के काबिल बनाती है, तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई कहते हैं। आपने सिंपल अगर समझना हो तो स्टिमुलाई एक मैसेज होता है। ठीक है, वो मैसेज बाहर से भी आ सकता है, वो मैसेज बॉडी के अंदर से भी मिल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल्स हमारे पास है हीट। ठीक है, गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है, देखें यहाँ पे डायग्राम के अंदर। ठीक है, कि इंसान उसको जो है वो गर्मी लग रही है, तो ये गर्मी लगना एक मैसेज है। ठीक है, तो ये बॉडी रिसीव करती है, फिर उसके खिलाफ जो है वो रद्द-ए-अमल रिस्पॉन्स पैदा करे। कूल, ठंड लग रही है, ठीक है, प्रेशर कोई दबा रहा है आपको, ठीक है, साउंड वेव्स आवाज़ आ रही हैं, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, ठीक है, हवा में कोई केमिकल्स मौजूद है, खुशबू वगैरह आ रही है, या माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, ठीक है, पेन हो रही है, या कोई हमारे पास जो है इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, तो ये सारे के सारे मैसेज होते हैं कि कोई ना कोई अमल जो है वो फिर एक परफॉर्म होगा और उसके खिलाफ जो है रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ये ऐसे आप देख रहे हैं, ठंड लग रही है, ठीक है, ये पेन हो रही है, ठीक है, केमिकल्स हैं हवा के अंदर, ठीक है, साउंड है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि मैसेज आता है बॉडी को। तो स्टिमुलाई को आप समझ लें कि एक मैसेज होता है जिसने जो है वो कोऑर्डिनेशन का अमल जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, ये मैसेज बाहर वाले माहौल से भी हमें मिल सकता है, हमारी बॉडी से भी मिल सकता है। जैसे हमें भूख लगी हुई है तो भूख का लगना एक मैसेज है। ठीक है, तो उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड कंपोनेंट। सेकंड जो कंपोनेंट्स है हमारे पास वो है जी रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, तो रिसेप्टर्स को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं। द ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स विच आर स्पेसिफिकली built to detect a particular type of a stimuli are called receptors। ठीक है, वो कहते हैं वो वाले ऑर्गन्स, वो वाले सेल्स, वो वाले टिश्यू जो कि किसको रिसीव करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे। ठीक है, मतलब बॉडी के वो वाले हिस्से जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उनका नाम क्या होता है, रिसेप्टर होता है। और रिसेप्टर कोई ऑर्गन भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, या एक अकेला सेल भी हो सकता है जो कि स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर। ठीक है, कान जो है वो आवाज़ की लहरों को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो साउंड वेव जो है हमारे पास एक स्टिमुलस है, एक मैसेज है, उसको रिसीव किसने किया, कानों ने किया, तो कान हमारे पास क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। ठीक है, लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आईज, ये जो रोशनी होती है इसको आंख जो है वो डिटेक्ट करती है, तो लाइट हमारे पास जो है वो स्टिमुलस है और आंखें क्या होंगी, रिसेप्टर होंगे। केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज, ये जो केमिकल्स हवा के अंदर होते हैं उन्हें कौन डिटेक्ट करता है, नोज। तो केमिकल्स का हवा में होना ये एक स्टिमुलस है और नोज हमारे पास क्या होगा, रिसेप्टर होगा। और स्किन भी जो है ये प्रेशर को महसूस करती है, तो स्किन भी हमारे पास क्या है, एक रिसेप्टर। अब डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है, ईयर,
नोज़ हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टंग भी रिसीव करती है, ये जो स्किन है, ठीक है, यहाँ पे आंखें हैं, इनको सबको जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इनकी कोऑर्डिनेशन को। तो ये हमारे पास सारे के पार्ट है। मतलब सिंपल आप समझ लें कि जो चीज़ें स्टिमुलस को रिसीव कर रही हैं, मैसेज को रिसीव कर रही हैं, उनका नाम हमारे पास क्या होगा, रिसेप्टर होगा। जैसे आंखें लाइट को रिसीव कर रही हैं, कान आवाज़ को रिसीव कर रहे हैं, नोज जो है वो केमिकल्स को रिसीव कर रहे हैं, स्किन जो है प्रेशर को रिसीव कर रही है, पेन को रिसीव कर रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे जी, रिसेप्टर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कंपोनेंट। तो थर्ड कंपोनेंट है उसकी बात करें अगर हमारे पास, तो थर्ड कंपोनेंट हमारे पास कोऑर्डिनेटर है। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में पहले सुन लें। कोऑर्डिनेटर ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक जगह से पैगाम लेंगी और उस पैगाम को दूसरे लोगों तक या दूसरी जगह पर क्या कर देगी, पहुंचा देगी, ठीक है। वो हम कहते हैं कि ये इस इंसान का ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। जैसे हम कह लें कि ये हमारे वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वज़ीर आज़म की बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाएगा। कोऑर्डिनेटर काम होता है एक जगह से इंफॉर्मेशन लेना और दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। तो अब इसको पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी। द ऑर्गन डैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड मैसेज टू द पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर अ प्रॉपर एक्शन। कोऑर्डिनेटर ऐसे ऑर्गन हैं जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। रिसेप्टर ने ली स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन, अब रिसेप्टर से आगे जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे उनका नाम कोऑर्डिनेटर होगा, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेटर ये इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को, किसी खास ऑर्गन को जो है वो भेज देंगे ताकि उसके खिलाफ जो है वो प्रॉपर एक्शन जो है वो परफॉर्म हो सके। जो हमें मैसेज आ रहा है, जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके खिलाफ कोई ना कोई बॉडी जो है वो रद्द-ए-अमल दे सके। तो कोऑर्डिनेटर रिसेप्टर से मालूमात लेंगे और उस मैसेज को आगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन के पास जो है वो भेज देंगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में हमारे पास है, इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। ये जो नर्वस हमारे पास कोऑर्डिनेशन होती है, इसके अंदर जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। ये आपने याद रखना है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज ए कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं और नेक्स्ट फिर डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। हमने पढ़ा था कि दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जी, हमारे पास डायग्राम के अंदर आपको कोऑर्डिनेटर की डायग्राम दिखाई गई है। तो ये नर्वस सिस्टम के जो है वो डायग्राम है नर्वस कोऑर्डिनेशन के। ये हमारे पास ब्रेन है जी, ये जो हमारे पास उससे जो है एक प्रोजेक्शन निकली है, उसका नाम हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का हरगिज़ मीन जो है वो रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो हराम मग्ज़ कहा जाता है उर्दू के अंदर, ठीक है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती है। बहुत से लोगों का गलत कंसेप्ट है कि वो स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी समझ रहे होते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को वर्टिबल कॉलम कहते हैं। वर्टिबल कॉलम जो कि रीढ़ की हड्डी है वो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत कर रहा होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसे हराम मग्ज़ कहा जाता है। ये दोनों जो है ये कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर। ये हमारे पास ब्रेन है, यहाँ पे जो है वो एक ग्लैंड होता है, उसका नाम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं वो इसके कंट्रोल में होते हैं। तो ये भी एज ए कोऑर्डिनेटर जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफेक्टर्स। फोर्थ वन हमारे पास कंपोनेंट है जी। तो कंपोनेंट नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इफेक्टर्स हैं। तो इफेक्टर्स क्या होते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। द पार्ट ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। वो कहते हैं कि वो वाले पार्ट जो कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेंगे। अभी हमने कहा था ना कि कोऑर्डिनेटर जो है वो रिसेप्टर से मैसेज लेगा और आगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज दे देगा, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर ऑर्गन थे वो इफेक्टर्स हैं। रिसेप्टर ने मैसेज भेजा किसको, कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर आगे जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसका नाम इफेक्टर्स हैं, ताकि वो कोई रद्द अमल पैदा करें उस मैसेज के या उस इंफॉर्मेशन के खिलाफ। तो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, ठीक है। न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम नर्व सेल भी कहते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन कैरी मैसेज करें कहाँ से, कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर कौन है हमारे पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। टू मसल्स एंड ग्लैंड विच एक्ट एज ए इफेक्टर, ठीक है। मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक जो चीज़ मैसेज लेके जाएगी उसका नाम न्यूरॉन होगा। कोऑर्डिनेटर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर इफेक्टर होते हैं वो दो ही होते हैं, मसल एंड ग्लैंड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर
जो है इफेक्टर्स कौन होता है, तो हमारे पास मसल एंड ग्लैंड, और कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इनको जो है वो अच्छी तरह आपने जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से आगे इफेक्टर तक मैसेज कौन लेके जाएगा, वो न्यूरॉन लेके जाएगा। बॉडी में जितने भी मैसेज जो होते हैं जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के होते हैं उन्हें न्यूरॉन लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा स्पेशल केस है। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन पर्टिकुलर हार्मोन कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन ग्लैंड, कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन ग्लैंड है ना हमारे पास, टू अ पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू विच एक्ट एज ए इफेक्टर, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर तो फिक्स है कि कोई ग्लैंड होगा, लेकिन इफेक्टर फिक्स नहीं होते कि इफेक्टर कौन होगा। जैसे हमने यहाँ पे फिक्स बात कर दी है नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर कि मसल और ग्लैंड जो है हमारे पास ये फिक्स है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में यही इफेक्टर होंगे, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोई फिक्स बात नहीं है कि कौन सा जो है हमारे पास इफेक्टर होगा। हार्मोन ने जो है वो मैसेज लेके जाना है। अब हार्मोन जिस टिश्यू के पास मैसेज लेके जाएंगे कोऑर्डिनेटर से, वही टिश्यू जो है वो एज ए इफेक्टर के तौर पर जो है वो काम करेगा। इट मीन्स के कोई भी खास जो है हमारे पास ऑर्गन नहीं है जो को हम नाम ले लें कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये चीज़ें जो है वो फैक्टर के तौर पर काम करती हैं। टारगेट टिश्यू कोई स्पेशल ऑर्गन होगा जिसके पास हार्मोन मैसेज लेके जा रहे हैं, वही जो है वो एज ए इफेक्टर काम करता है। जैसे हमारे पास नेफ्रॉन है, अगर बॉडी में पानी कम हो जाता है तो हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देती है। वो जो मैसेज होता है कि बॉडी में पानी कम हो गया, वो हार्मोन्स लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है वो नेफ्रॉन के पास मैसेज लेके आ रहे हैं, तो नेफ्रॉन यहाँ पे एज ए इफेक्टर काम करेगी, ठीक है। बोन्स है, बोन जो है वो कैल्शियम और खून में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो बोन्स कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, कम हो जाता है तो कैल्शियम उसमें रिलीज़ कर देती हैं। तो ये भी सारे का सारा जो है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, उसको हम पढ़ेंगे भी। तो बोन्स भी एज ए जो है वो फैक्टर के तौर पर काम करती है, लिवर भी, ठीक है। ये सारे की चीज़ें हमारे पास जो है ये फैक्टर के तौर पर काम करती हैं। तो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोई फिक्स बात नहीं कह सकते कि यही वाले ऑर्गन एज ए फैक्टर काम करेंगे। हार्मोन जिस चीज़ के पास मैसेज लेके जाएगा वही चीज़ें एज ए फैक्टर के तौर पर जो है वो काम करेंगी। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर मसल और ग्लैंड जो है वो एज ए कोऑर्डिनेटर काम करते हैं, जो कि रिस्पॉन्स पैदा करेंगे, रद्द अमल पैदा करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है जी। लास्ट कंपोनेंट के नाम हमारे पास रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स जो है हमारे पास क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स की बात करें, ऑन रिसीविंग द मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेने के बाद इफेक्टर परफॉर्म एक्शन। इफेक्टर जो जब कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं तो फिर वो एक अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। कोऑर्डिनेटर का जो भी एक्शन होगा मैसेज रिसीव करने के बाद, वो उनका एक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा, रद्द अमल कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। अगर हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा लेते हैं तो फौरी हम अपना हाथ पीछे करते हैं, ठीक है। हमारे हाथ के अंदर मसल्स होते हैं, उनको ब्रेन से मैसेज आता है तो वो फौरी एक रद्द अमल पैदा करते हैं। हमारा गर्म हाथ से हाथ को पीछे करना है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, द मूवमेंट ऑफ अ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड द लाइट आर रिस्पॉन्स। ये जो सूरजमुखी के फूल होते हैं, ठीक है, सनफ्लावर के जो हमारे पास फ्लावर हैं, वो जैसे जैसे सन मूव करता है, ठीक है, दिन के वक्त उसकी जानिब मूव करता रहता है। जिस तरह सूरज की लाइट होगी वो उस जानिब जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। तो लाइट उनके लिए जो है वो स्टिमुलस है, उनका रिस्पॉन्स क्या है कि वो उसकी जानिब जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। ये उनका क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो स्टिमुलस आता है मैसेजेस, बाहर से कोई मैसेज आता है तो उसके खिलाफ जो हमारा रद्द अमल होगा वो क्या होगा, हमारे पास रिस्पॉन्स होगा। किसी गर्म चीज़ से हाथ को पीछे कर लेना, ठीक है, सनफ्लावर का जो है उसके फ्लावर का जो है वो लाइट की जाने मूव करना, ये जो है रिस्पॉन्स की एग्जांपल्स है। तो आपने याद रखना है कि इफेक्टर का एक्शन जो है हमारे पास क्या कहलाता है जी, जो है वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। नेक्स्ट ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो है वो एग्जांपल आपको दिखाई गई है कि हमारे पास जो है एक गर्म चीज़ थी, आपने जो है वो उसको हाथ लगाया है तो ये हमारे पास स्टिमुलस जो है वो आपके यहाँ पे जो रिसेप्टर जो स्किन थे उसने जो है वो रिसीव किया है मैसेज को, ठीक है। ये मैसेज जो है वो कोऑर्डिनेटर के पास गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, ठीक है। उन्होंने आगे मैसेज भेजा इफेक्टर को। इफेक्टर जो थे वो हमारे मसल्स थे, ठीक है, यहाँ पे हाथ के अंदर। तो उन मसल ने जो है वो अपना हाथ पीछे कर लिया। ये जो उनका हाथ पीछे करना है ये उनका क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। मतलब मैसेज स्टिमुलस पैगाम आया था कि ये चीज़ गर्म है, इसका मैसेज रिसेप्टर ने रिसीव किया, आगे कोऑर्डिनेटर को भेजा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने आगे मैसेज भेजा हमारे मसल्स को जो कि हाथ के अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने हाथ पीछे कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है इस लेक्चर के अंदर उसको आप इस डायग्राम के अंदर समराइज़ कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है।
ये हमारे पास कोई एक स्टिमुलस है, ठीक है, कोई मैसेज आया हमारे पास, ठीक है, उसे रिसेप्टर ने जो है वो रिसीव किया, सेंस ऑर्गन ने, ठीक है, आंख, नोज, ठीक है, इस तरह की चीज़ों ने, वहाँ से जो मैसेज आया वो कहाँ तक गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक गया, जो कि एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करती हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज गया वो कौन ले गए, वो न्यूरॉन लेके गए, ठीक है, और किस शक्ल में ले गए, नर्व इम्पल्स की शक्ल में जो है वो लेके गए। न्यूरॉन और नर्व इम्पल्स क्या होते हैं इसको हम कल लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी अब याद रखें कि यहाँ से जो मैसेज आगे जा रहा है वो न्यूरॉन लेके जा रहे हैं, और किस फॉर्म में लेके जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आगे मैसेज गया किसको, मसल और ग्लैंड को, जो कि इफेक्टर का काम करते हैं, और वो जो एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका नाम रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। इधर अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर लें तो इधर हमारे पास स्टिमुलस आता है, उसको जो है वो रिसेप्टर जो है वो रिसीव करते हैं, बॉडी ऑर्गन, ठीक है। यहाँ से जो मैसेज आएगा वो ब्लड के जरिए जाएगा। ये हमने पढ़ा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जितना भी मैसेज ट्रांसफर होता है ब्लड सेल लेके जाते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं उनका नाम हमारे पास जो है वो हार्मोन्स वगैरह होता है, ठीक है। आगे जो आएगा किसके पास, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास, ये एज ए कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। आगे जो मैसेज गया वो कौन ले गया, हार्मोन, कहाँ तक लेके जाएगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के पास लेके जाएगा, और उसका नाम हमारे पास क्या होगा, इफेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बोन्स है, लीवर है, ये फैक्टर के तौर पर काम करती हैं, और जो इनका एक्शन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।